हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्राणीशास्त्र, किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी सेमेस्टर 1 जूलॉजी यूनिट 2 के अंतर्गत कोरल्स का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। कोरल के अध्ययन के लिए जो प्रमुख बिंदु हमने निर्धारित किए हैं वो इस तरह से हैं। पहला, मीनिंग ऑफ कोरल या कोरल क्या है। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ कोरल पॉलिप या कोरल पॉलिप की रचना। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ कोरल स्केलेटन या कोरल कंकाल का निर्माण। चौथा, टाइप्स ऑफ कोरल्स या कोरल के प्रकार, जिसमें हम हाइड्रोजोवन कोरल के अंतर्गत उदाहरण मिलीपोरा का अध्ययन करेंगे और इसी तरह से ऑक्टोकोरोलियन कोरल के अंतर्गत जो उदाहरण हैं क्रमशः एल्सायोनियम और गोर्गोनिया का अध्ययन करेंगे। पांचवा है कंक्लूजन या निष्कर्ष और छठवां है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए इन बिंदुओं का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहले हम देखें मीनिंग ऑफ कोरल या कोरल क्या है। कोरल कैल्शियम युक्त कंकाल या कैल्केरियस स्केलेटन होते हैं जो कुछ समुद्री सिलिंट्रेट के पॉलिप के द्वारा स्रावित या सीक्रेट किया जाता है। पॉलिप के द्वारा अपने बाहर की ओर स्रावित बाह्य कंकाल या एक्सटर्नल स्केलेटन यह कोरल कहलाता है और इसी कोरल के भीतर जो जीवित पॉलिप है वह स्थित होता है। प्रत्येक पॉलिप का जो कोरल है वह कोरेलाइट कहलाता है और हजारों की संख्या में ये जो कोरोलाइट्स हैं ये आपस में स्थायी रूप से जुड़कर बहुत बड़े आकार का कोरल स्टोन बनाते हैं। यह कोरल स्टोन कोरेलम कहलाता है। कोरल कैल्शियम युक्त या कैल्केरियस बाह्य कठोर मजबूत एवं खुरदुरा कंकाल यह कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बना हुआ होता है। कोरल ये कॉलोनियल होते हैं तथा मेराइन इनवर्टिब्रेट जंतु होते हैं जो फाइलम सिलेंट्रेटा या फाइलम नाइडेरिया के सब फाइलम एंथोजोआ के अंतर्गत आते हैं। इस चित्र में हम कोरल की कॉलोनी को देख सकते हैं। ये पूरी कोरल की कॉलोनी है जिनमें हजारों की संख्या में जो कोरल की इकाइयां हैं जिन्हें हम कोरेलाइट कहते हैं वो मौजूद हैं। यदि हम इस कोरल के एक छोटे के हिस्से को मैग्नीफाई करके देखें, अध्ययन करें, तो हमें इस तरह की रचना दिखाई देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोरल यह बाहर की ओर कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक मजबूत खुरदुरा स्ट्रक्चर होता है। इस रचना को कोरेलाइट कहते हैं और इसी कोरेलाइट के अंदर जो जीवित जंतु है जिसे हम पॉलिप कहते हैं वह स्थित होता है। तो इस तरह अनेक जो कोरेलाइट होते हैं वो परस्पर एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं और जिसके कारण इनकी एक कॉलोनी या विशाल कॉलोनी निर्मित हो जाती है। तो इस विशाल कॉलोनी को कोरेलम कहा जाता है। तो कोरेलम वस्तुतः क्या है? ये कोरल स्टोन ही है और इस कोरल स्टोन को ही कोरेलम कहा जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो कोरल होते हैं ये परस्पर आपस में गुथे हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं और इनको बांधने वाला जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है ये कहलाता है सिनोस्टिया या इसी को हम कहते हैं पेरिथीका। यहाँ पर यदि हम देखें कोरल के भीतर जो पॉलिप है, यह पॉलिप यदि
इस अपर्चर से बाहर निकला हुआ होता है तो वह इस तरह से दिखाई देता है, अर्थात ये अपर्चर है और इस अपर्चर से यह पॉलिप बाहर की ओर निकला हुआ है। और ये जो पॉलिप होते हैं इनके शीर्ष पर बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं और ये टेंटिकल माउथ को बीच में घेरे हुए होते हैं। तो इस तरह ये जो पॉलिप होते हैं ये इनके न्यूट्रिटिव ज्यूआइड्स होते हैं, अर्थात ये पोषण करने का कार्य करते हैं। आइए अब हम देखें कोरल पॉलिप की रचना। कोरल पॉलिप की रचना ये बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कोरल पॉलिप से कोरल का निर्माण होता है और सभी पॉलिप आनुवंशिक संरचना में समान होते हैं। प्रत्येक कोरल पॉलिप का आकार लंबा बेलनाकार थैले के समान होता है जो अपने आधार पर या बेस पर बंद होता है। कोरल पॉलिप में निम्न रचनाएं पाई जाती हैं। आइए इन रचनाओं को हम देखते हैं। पहला है माउथ। पॉलिप के ऊपरी शीर्ष पर एक छिद्र पाया जाता है और इसी छिद्र को माउथ कहते हैं। माउथ टेंटिकल्स के एक सर्कल या चक्र के द्वारा घिरा रहता है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं ये पॉलिप का ऊपरी भाग है जो एक सुराख रखता है और इसी सुराख को माउथ कहते हैं और यह माउथ टेंटिकल्स के एक चक्र के द्वारा घिरा हुआ होता है। दूसरी संरचना यह टेंटिकल्स कहलाती है। तो माउथ चारों ओर से लंबे पतले कोमल तथा लचीले टेंटिकल्स से घिरा हुआ होता है। टेंटिकल्स अपने सिरों पर स्वतंत्र होते हैं तथा ये पानी में लहराते रहते हैं। टेंटिकल्स अपने भोजन को पकड़कर उसे माउथ तक पहुंचाने, आक्रमण, सुरक्षा तथा सफाई करने वाले अंग होते हैं। तो इस चित्र में हम कोरल को देख सकते हैं। तो इसका जो शरीर होता है, जो कोरल होता है, वो छिद्रित होता है और हर छेद कोरल की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, एक छिद्र का अवलोकन करें तो इस छिद्र से एक पॉलिप बाहर की ओर निकला हुआ होता है और इस पॉलिप की यदि हम संरचना देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉलिप ये अपने आधार पर बंद होता है तथा इसका आकार थैले के समान होता है और इस पॉलिप के शीर्ष पर एक छिद्र होता है और इस छिद्र को माउथ कहते हैं और यह माउथ टेंटिकल्स के एक सर्कल या चक्र के द्वारा घिरा हुआ होता है और यही टेंटिकल हैं जो अपने आधार पर शरीर से या पॉलिप से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अपने सिरों पर ये स्वतंत्र होते हैं और ये स्वतंत्रता पूर्वक पानी में लहराते रहते हैं। और ये जो टेंटिकल होते हैं ये भोजन को पकड़ करके माउथ तक पहुंचाने, आक्रमण, अपनी सुरक्षा और अपनी सफाई करने वाले अंग के रूप में कार्य करते हैं। और ये जो पॉलिप है आप देखिए ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होता है और इसी के चारों ओर कोरल का निर्माण होता है। तीसरी रचना जो पॉलिप में पाई जाती है वो है स्टोमोडियम एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। माउथ भीतर की ओर एक छोटे चेंबर जैसी रचना में खुलती है और उस रचना को स्टोमोडियम कहते हैं। यह स्टोमोडियम अपने पीछे की ओर लंबे तथा सकरे और गहरे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसे सिलेंट्रॉन भी कहते हैं, उससे संबंधित होती है। यह गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन में भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है। चौथी रचना यह साइफोनोग्लिप्स कहलाती है। स्टोमोडियम की दीवार की भीतरी सतह पर दो, विपरीत सतह पर एक सिलिएटेड ग्रूव पाया जाता है जिसे साइफोनोग्लिफ कहते हैं। यह साइफोनोग्लिफ माउथ द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पाचन के लिए सिलेंट्रॉन
या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पहुंचाते हैं तथा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से अपचित या अनडाइजेस्टेड फूड को ये माउथ के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित करने या बाहर निकालने का कार्य भी करते हैं। पांचवी रचना यह मिजेंट्रीज कहलाती है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की आंतरिक दीवार पर अनेक मसल्स के बने सेप्टा या फोल्ड होते हैं और इन्हीं सेप्टा या फोल्ड को मिजेंट्रीज कहते हैं। ये मिजेंट्रीज भोजन को पचाने, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने तथा गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करती हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं माउथ ये पीछे की ओर एक छोटी सी चैम्बर में खुलती है और इस छोटी सी चैम्बर को स्टोमोडियम कहा जाता है। यह स्टोमोडियम पीछे की ओर अपेक्षाकृत एक गहरे चैम्बर में संबंधित होती है और इस गहरे चैम्बर को सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। यह गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी अपने आधार पर बंद होती है। इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की दीवार पर साइड्स पर ऐसे मसल के फोल्ड या सेप्टा पाए जाते हैं और इन्हीं सेप्टा को मिजेंट्रीज कहा जाता है। आइए अब हम देखें कोरल कंकाल का निर्माण। एक पॉलिप के द्वारा कोरल कंकाल का निर्माण किस तरह से किया जाता है। कोरल पॉलिप के स्राव या सिक्रीशन के द्वारा कोरल का निर्माण होता है। पॉलिप के आधार भाग की जो एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं वही कोरल का सिक्रीशन या स्राव करती हैं तथा ये जो सेल्स होती हैं ये कैल्कोब्लास्ट सेल कहलाती हैं। कोरल का निर्माण निम्न क्रमिक चरणों में पूर्ण आकार लेता है। ये इस तरह से हैं। पहला, डेवलपमेंट ऑफ बेसल प्लेट या बेसल प्लेट का विकास। तो पॉलिप के आधार भाग की जो सेल्स हैं इनके द्वारा सबसे पहले बेसल प्लेट का स्राव या सिक्रीशन किया जाता है जो पॉलिप तथा उसके सबस्ट्रेटम या आधार जिससे वह आजीवन चिपका रहता है उसके मध्य विकसित होता है। दूसरा, सेप्टा। बेसल प्लेट की सतह पर अनेक वर्टिकल या लंबाई में रीस के रूप में सेप्टा का स्राव या सिक्रीशन किया जाता है। तीसरा, ग्रोथ ऑफ सेप्टा या सेप्टा का विकास। जो सेप्टा निर्मित होते हैं वो बेसल प्लेट पर होते हैं और इस तरह बेसल प्लेट की सतह पर अनेक वर्टिकल उभार के रूप में बने सेप्टा अपनी ऊंचाई में क्रमशः धीरे धीरे बढ़ते हैं तथा अपने साथ पॉलिप को ऊपर की ओर भी ढकेलते जाते हैं। इस तरह सेप्टा के साथ साथ पॉलिप भी ऊंचाई में वृद्धि करने लगता है। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ थीका। थीका का आशय है दीवार या वॉल। तो फॉर्मेशन ऑफ थीका या थीका का निर्माण। सभी सेप्टा के बाहरी किनारे आपस में जुड़कर या फ्यूज होकर एक वॉल या थीका का निर्माण करते हैं। ये वर्टिकल स्ट्रक्चर के रूप में होता है जो कोरेलाइट को बाहर से घेरे रहता है। तो ये जो थीका हैं ये वर्टिकल वॉल के रूप में होती हैं, ये वर्टिकल स्ट्रक्चर के रूप में होती हैं जो कोरेलाइट को बाहर की ओर से घेरे हुए होती हैं। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं एक कोरेलाइट की संरचना जिसमें ये पेडिसल या आधार का भाग है, उसके बाद ये थीका ये वॉल है, वॉल के बाहर की ओर इपीथीका का निर्माण होता है, केंद्र में एक्सिस या पिलर के रूप में कॉल्यूमेला है और बाहर की ओर ये बहुत सारे सेप्टल फेज और एक्सर्ट सेप्टम दिखाई देते हैं। आइए अगली रचना के बारे में हम देखें और यह पांचवी रचना है फॉर्मेशन ऑफ इपीथीका। जैसे ही इपीथीका या इपीथीका का निर्माण, जैसे ही थीका का निर्माण होता है, वॉल का निर्माण होता है, उसके बाहर की ओर एक
कैलकेरियस कवरिंग का निर्माण हो जाता है और यह जो कैलकेरियस आवरण है यही आवरण इपिथीका कहलाता है। छठवां, कॉस्टी। थीका प्लेट्स के द्वारा एपिथीका से जुड़े रहते हैं। ध्यान देंगे, जो थीका हैं वो प्लेट्स के द्वारा एपिथीका से जुड़े रहते हैं। इन्हीं प्लेट्स को कॉस्टी कहते हैं। ये कॉस्टी सेप्टा के विस्तार या एक्सटेंशन होते हैं जो थीका या वॉल के बाहर तक निकले रहते हैं। इसे कॉस्टी सेप्टा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉस्टी सेप्टा भी इसे कहा जाता है। उसके बाद सातवां है काल्यूमेला। ये काल्यूमेला कोरेलाइट के केंद्र या एक्सिस में वर्टिकल रॉड के रूप में उपस्थित रचना होती है जिसका निर्माण सभी सेप्टा की आंतरिक सतह के परस्पर जुड़ जाने या फ्यूज हो जाने से होता है। काल्यूमेला कोरल के केंद्र में कैलकेरियस पिलर के रूप में स्थित होती है। इस चित्र में हम देखते हैं ये सेंटर का जो भाग है ये वर्टिकल सरफेस व्यू है। तो ऊपर की ओर यदि हम किसी रचना को देखें तो इसके केंद्र में ये काल्यूमेला दिखाई देता है जो अक्ष में स्थित होता है। ये वॉल है और इस वॉल को थीका कहा जाता है। तो थीका के बाहर की ओर ये इपिथीका होती है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी सेप्टा हैं जो केंद्र से परिधि की ओर या इपिथीका की ओर निर्देशित होती हैं। ये इस तरह से हैं जो केंद्र से चल करके इसके इपिथीका के सतह तक फैली हुई होती हैं। इन सेप्टा को प्राइमरी सेप्टा कहा जाता है। ये सबसे बड़ी सेप्टा या सबसे लंबी सेप्टा होती हैं। दूसरे तरह की सेप्टा जो इन्हीं प्राइमरी सेप्टा के बीच में होती हैं, जो प्राइमरी सेप्टा की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और ये भी इपिथीका की सतह तक फैली हुई होती हैं, इन्हें सेकेंडरी सेप्टा कहा जाता है। इसके बाद ये जो सेकेंडरी सेप्टा है उसके दोनों साइड पर सबसे छोटे आकार की सेप्टा पाई जाती हैं और इन्हीं सेप्टा को कहा जाता है टर्शरी सेप्टा। तो तीन तरह की सेप्टा हमें दिखाई दे रही। अब यहाँ पर हम देखें कि थीका और इपिथीका के साथ में संलग्न तथा इपिथीका से बाहर की ओर निकली हुई जो सेप्टा होती हैं इन्हें ही कहा जाता है सेप्टोकॉस्टी। तो ये एक सरफेस व्यू है एक कोरेलाइट का। आठवीं संरचना वो है कोरेलाइट। इन समस्त रचनाओं के विकास के साथ ही कोरल का आकार अब कप की तरह दिखाई देने लगता है। यह कप के आकार वाला कोरल एक बेसल प्लेट, सेप्टा, थीका, इपिथीका तथा एक सेंट्रल काल्यूमेला से बना हुआ होता है। एक पॉलिप का यह कप जैसा कोरल या कप लाइक कोरल ही कोरेलाइट कहलाता है। इस तरह कोरेलाइट एक स्वतंत्र पॉलिप जंतु का या हम कहें ए सॉलिटरी इंडिविजुअल का स्केलेटन या कंकाल होता है, या कॉलोनी में एक पॉलिप जंतु या एन इंडिविजुअल विद इन ए कॉलोनी का स्केलेटन होता है। नौवां है कोरेलम। हजारों की संख्या में जो कोरेलाइट होते हैं ये कोरेलाइट परस्पर फ्यूज होकर के स्थायी रूप से जुड़ करके एक बड़ा कोरल स्टोन का निर्माण करते हैं और इसी कोरल स्टोन को कोरेलम कहते हैं। और कोरेलम हजारों पॉलिप्स की संयुक्त कॉलोनी होती है। और 10वां है सिनोस्टिया या पेरिथीका। यह सिनोस्टिया या पेरिथीका यह कोरल कॉलोनी या कोरेलम में कोरेलाइट्स के बीच का सीमेंटिंग स्केलेटन होता है जो सभी कोरेलम को परस्पर बांध करके रखता है। जैसे हम मान लें ये एक कोरेलम है, ये दूसरा कोरेलम है, इसी तरह से पूरी इनकी कॉलोनी है।
तो ये जो कोरेलम होते हैं ये परस्पर आपस में एक दूसरे के साथ स्थायी रूप से बंधे हुए होते हैं। तो ये बांधने वाला जो मटेरियल है, ये जो सीमेंटिंग मटेरियल है, यही मटेरियल कहलाता है पेरिथीका। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सिनोस्टिया है, इट इज सीमेंटिंग स्केलेटन बिटवीन कोरेलाइट्स विद इन ए कॉलोनी। इस चित्र में एक कोरेलाइट को हम देख सकते हैं। ये बेसल प्लेट है, स्टॉक है, स्क्लीरोसेप्टा, केंद्र में कॉलुमेला और बाहर की ओर है थीका। यह रचना होती है एक कोरेलाइट की। आइए हम देखें हाइड्रोजोवन कोरल के बारे में। और हाइड्रोजोवन कोरल का उदाहरण है मिलीपोरा। आइए इसका क्लासिफिकेशन देखें। फाइलम सिलेंट्रेटा, इसी को हम फाइलम नाइडेरिया भी कहते हैं। इसका कैरेक्टर होता है कि इनमें सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। क्लास हाइड्रोजोआ, इनमें जो मीजोग्लिया है वो एसेलुलर होती है। मीजोग्लिया का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए बाहर की ओर एक्टोडर्म है, अंदर की ओर गैस्ट्रोडर्म या एंडोडर्म है, ये भीतर की ओर एंडोडर्म, बाहर की ओर एक्टोडर्म। तो बीच का यह जो पार्टीशन सब्सटेंस है यही कहलाता है मीजोग्लिया। और मीजोग्लिया ये जिलेटिनस होती है और इसमें किसी भी तरह की कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए मीजोग्लिया को एसेलुलर मीजोग्लिया कहते हैं। उसके बाद ऑर्डर है मिलीपोरिना। मिलीपोरिना की विशेषता है कि पॉलिप ये स्केटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, धंसे हुए होते हैं। और इनमें जो डेक्टाइलोजोइड हैं ये इलोंगेट, लंबे होते हैं, हॉलो, खोखले होते हैं और इनमें टेंटिकल्स उपस्थित होते हैं। आइए अब हम मिलीपोरा का विस्तार से अध्ययन करते हैं। मिलीपोरा के महत्वपूर्ण लक्षण इस तरह से हैं। पहला, मिलीपोरा का सामान्य नाम ये स्टिंगिंग कोरल कहलाता है। दूसरा, यह मिलीपोरा सामान्य तौर पर वेस्ट इंडीज तथा यूएसए के ट्रॉपिकल उथले समुद्रों में पाया जाता है। यह कोरल रीफ के साथ भी पाया जाता है। तीसरा, यह कॉलोनियल होता है, ये समूह में पाए जाते हैं तथा इसकी कॉलोनी कैलकेरियस व अनियमित शाखा युक्त होती है, इरेगुलरली ब्रांच्ड होती है। कॉलोनी का रंग सफेद या हल्के पीले रंग का होता है। चौथा, यह अपने चौड़े आधार या बेस के द्वारा चट्टान पर मजबूती के साथ चिपका रहता है। पांचवा, मिलीपोरा के सतह पर दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। पहला छिद्र, यह गैस्ट्रोपोर्स कहलाते हैं। गैस्ट्रोपोर का आकार ये बड़ा होता है, ये अपेक्षाकृत बड़ा छिद्र होता है, जिनसे गैस्ट्रोजोआइड्स बाहर निकले रहते हैं। गैस्ट्रोजोआइड ये पोषण का काम करते हैं जो इन्हीं गैस्ट्रोपोर से बाहर निकले हुए होते हैं। दूसरा जो छिद्र है ये डेक्टाइलोपोर्स कहलाते हैं। ये डेक्टाइलोपोर्स आकार में छोटे होते हैं और इन डेक्टाइलोपोर से डेक्टाइलोजोआइड जो इनके प्रोटेक्टिव जोआइड्स होते हैं ये बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। साथ ही ये जो डेक्टाइलोजोआइड हैं ये गैस्ट्रोपोर के चारों ओर स्थित होते हैं या गैस्ट्रोपोर को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। छठवां, गैस्ट्रोजोआइड का कार्य पोषण का होता है तथा इस गैस्ट्रोजोआइड से 4 से लेकर 5 छोटे घुंडीनुमा या बटन के समान नॉब्ड लाइक टेंटेकल्स लगे हुए होते हैं। सातवां, डेक्टाइलोजोआइड ये सुरक्षा का कार्य करते हैं। इनके जो टेंटिकल्स होते हैं ये कैपिटेट प्रकार के होते हैं तथा इन टेंटिकल्स में निमेटोसिस्ट पाया जाता है। और आठवां है सिनोसार्क। सिनोसार्क ये भीतर की सतह होती है, इससे इसका जो लैंगिक मेडूसा है उसका विकास होता है। मेडूसा इनके रिप्रोडक्टिव जुआइट्स होते हैं, है ना।
जो अम्ब्रेला के आकार के होते हैं इन्हें मेड्यूसा कहा जाता है। तो सिनोसार्क स्तर से सेक्सुअल मेड्यूसा का विकास होता है और इन मेड्यूसा में 4 से लेकर के 5 रूडिमेंट्री या बहुत छोटे अवशेषी टेंटेकल्स लगे हुए होते हैं। तो इस चित्र में मिलीपोरा को हम देख सकते हैं। ये मिलीपोरा का ड्राई स्केलेटन है। तो यहाँ पर जो अपर्चर दिखाई दे रहे हैं ये अपर्चर दो तरह के होते हैं। एक अपर्चर जो आकार में बड़े होते हैं, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, ये बड़े आकार के अपर्चर हैं। इन अपर्चर को गैस्ट्रोपोर कहा जाता है। दूसरा जो आकार में छोटे होते हैं, इन अपर्चर्स को डेक्टाइलोपोर कहा जाता है। तो गैस्ट्रोपोर से गैस्ट्रोजुआइड ये बाहर की ओर ऐसे निकले हुए होते हैं और ये पोषण का कार्य करते हैं, जबकि डेक्टाइलोजुआइड से डेक्टाइलोपोर से जो डेक्टाइलोजुआइड्स निकले हुए होते हैं ये इनके सुरक्षात्मक जुआइड होते हैं जो इनकी रक्षा करते हैं। मिलीपोरा की कॉलोनी में दो प्रकार के जुआइड्स होते हैं। इनका तुलनात्मक अध्ययन इस तरह से हम कर सकते हैं। पहला जुआइड है गैस्ट्रोजुआइड जो गैस्ट्रोपोर से बाहर निकला रहता है, और दूसरा है डेक्टाइलोजुआइड जो डेक्टाइलोपोर से बाहर निकला हुआ होता है। आइए इनके बारे में हम देखें। पहला गैस्ट्रोजुआइड ये पोषक जुआइड होते हैं, अर्थात न्यूट्रिटिव जुआइड होते हैं जो पोषण देने का कार्य करते हैं, जबकि डेक्टाइलोजुआइड ये सुरक्षात्मक जुआइड होते हैं, अर्थात प्रोटेक्टिव जुआइड्स होते हैं। दूसरा गैस्ट्रोजुआइड ये बड़े गैस्ट्रोपोर से बाहर निकले रहते हैं, जबकि डेक्टाइलोजुआइड्स ये छोटे डेक्टाइलोपोर्स से बाहर निकले हुए होते हैं। तीसरा गैस्ट्रोजुआइड ये आकार में छोटे होते हैं, जबकि डेक्टाइलोजुआइड ये आकार में लंबे और पतले होते हैं। चौथा गैस्ट्रोजुआइड के स्वतंत्र सिरे पर माउथ स्थित होता है, जबकि डेक्टाइलोजुआइड के स्वतंत्र सिरे पर माउथ यह अनुपस्थित होता है। पांचवा माउथ यह 4 से लेकर के 5 टेंटेकल्स के द्वारा घिरा हुआ होता है, जबकि डेक्टाइलोजुआइड में जो इनके टेंटेकल्स छोटे होते हैं तथा इनमें टेंटेकल्स में अनेक निमेटोसिस्ट भी पाए जाते हैं। और छठवां है गैस्ट्रोजुआइड के जो टेंटेकल्स होते हैं ये घुंडीनुमा बटन के समान या नॉब्ड लाइक होते हैं, जबकि डेक्टाइलोजुआइड के टेंटेकल्स ये कैपिटेट प्रकार के होते हैं और इनमें निमेटोसिस्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें ये एक मिलीपोरा का स्ट्रक्चर है जिसकी सतह पर दो तरह के पोर्स दिख रहे हैं जो आकार में छोटे हैं, ये स्मॉलर डेक्टाइलोपोर्स हैं। जो आकार में बड़े हैं ये लार्जर गैस्ट्रोपोर्स होते हैं। और मिलीपोरा में जो ब्रांचिंग होती है वो अनियमित होती है, इरेगुलर होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी की सारी जो ब्रांच हैं वो एक जगह केंद्रित होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, और इसको हम कहते हैं ब्रॉड बेसल मास। और इसी मास के द्वारा यह मिलीपोरा किसी मजबूत आधार या सबस्ट्रेटम से या चट्टान से जुड़ी हुई होती है, आजीवन संलग्न रहती है। यदि इसके एक हिस्से को हम मैग्नीफाई करके देखें तो यहाँ पर हमें बड़े आकार के पोर गैस्ट्रोपोर दिखाई देते हैं और छोटे आकार के डेक्टाइलोपोर दिखाई देते हैं। यहाँ पर यह भी हम ध्यान दे सकते हैं कि जो गैस्ट्रोपोर होते हैं इन्हीं गैस्ट्रोपोर के चारों ओर ये छोटे अपर्चर वाले डेक्टाइलोपोर्स होते हैं। इस चित्र में हम गैस्ट्रोजुआइड और डेक्टाइलोजुआइड्स को देख सकते हैं। ये एक कोरेलम है और इस कोरेलम में यहाँ पर हम देखते हैं गैस्ट्रोजुआइड। ये गैस्ट्रोजुआइड गैस्ट्रोपोर से बाहर निकले हुए होते हैं। इनके जो टेंटिकल्स होते हैं इनकी संख्या 4 से 5 होती है तथा ये नॉब्ड लाइक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और इनके केंद्र पर ये माउथ स्थित होता है।
जबकि दूसरे प्रकार के जो जुवाइड हैं, ये जुवाइड आकार में लंबे होते हैं, जो डेक्टाइलोपोर से बाहर निकले हुए होते हैं, और इन जुवाइड्स को डेक्टाइलोजुवाइड कहा जाता है। इन डेक्टाइलोजुवाइड्स पर जो टेंटिकल्स होते हैं, ये कैपिटेट प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इन टेंटिकल्स को देखें तो ये कैसे हैं, कैपिटेट प्रकार के हैं, और इनमें निमेटोसिस्ट भी पाए जाते हैं, जिनको हम दंश कोशिकाएं भी कहते हैं। सातवां है मेड्यूसा या गोनोफोर। मेड्यूसा ये प्रजनन जुवाइड्स या रिप्रोडक्टिव जुवाइड्स होते हैं। ये आकार में काफ़ी सूक्ष्म या छोटे होते हैं तथा इनमें माउथ नहीं पाया जाता है। मेड्यूसा में 4 से लेकर के 5 घुंडी या नॉब के आकार का रिड्यूस्ड या रूडिमेंट्री टेंटिकल पाया जाता है। मेड्यूसा का विकास सिनोसार अर्थात भीतर की परत के द्वारा होता है। तो सिनोसार की सतह से सीधे बड के रूप में ये मेडूसा विकसित होते हैं। मेडूसा कैल्केरियस राउंडेड चेम्बर्स में स्थित होती हैं, और इन चेम्बर्स को जहां इनका विकास होता है, जहां ये स्थित होती हैं, इन चेम्बर्स को एम्पुला कहा जाता है। मेडूसा में गैमीट्स का निर्माण होता है, इसीलिए इन्हें रिप्रोडक्टिव जुवाइड्स कहा जाता है। और आठवां है, ये मिलीपोरा कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, और इस तरह ये प्रमुख रूप से भोजन के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जूप्लैंक्टन्स इत्यादि को ग्रहण करते हैं। इस चित्र में हम मेड्यूसा को देख सकते हैं। ये एक कोरेलम है। इस कोरेलम में ये धंसा हुआ, भीतर की ओर धंसा हुआ भाग, जिसे हम एम्पुला कहते हैं, इसी के अंदर ये मेडूसा स्थित होती है। और जो सिनोसार का हिस्सा है, भीतर का हिस्सा है, इसी से बडिंग के द्वारा मेडूसा का डेवलपमेंट या विकास होता है। और जब मेडूसा विकसित हो जाती हैं, इस कैप्सूल से या इस एम्पुला से ये बाहर निकल आती हैं और पानी में स्वतंत्रता पूर्वक तैरती हैं। ये जो मेडूसा हैं, इन मेडूसा पर गैमीट्स का निर्माण होता है। इस तरह ये मेडूसा, इनके रिप्रोडक्टिव जुवाइड्स होते हैं, इसलिए मेडूसा को सेक्सुअल मेडूसा कहते हैं। अब हम देखें ऑक्टोकोरेलियन कोरल के बारे में। ऑक्टोकोरेलियन कोरल का उदाहरण है एल्सायोनियम। इस चित्र में एल्सानियम का अवलोकन हम कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखें एल्सानियम का क्लासिफिकेशन। यह फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया के अंतर्गत आता है, जिनमें सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी उपस्थित होती है। क्लास है इसका एंथोजोआ। मीजोग्लिया सेलुलर होती है। यहां ध्यान देंगे, मीजोग्लिया सेलुलर है, अर्थात जैसे मान लें ये बाहर की ओर एक्टोडर्म है, भीतर की सतह पर ये एंडोडर्म है, दिस इज एंडोडर्म, और बाहर की ओर एक्टोडर्म। तो इन दोनों के बीच का यह जो हिस्सा है, यही हिस्सा कहलाता है मीजोग्लिया। और ये जो मीजोग्लिया है, इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, और मीजोग्लिया में कोशिकाएं होने के कारण से हम कहते हैं मीजोग्लिया सेलुलर है। ये क्लास एंथोजोआ की विशेषता है। इसका जो सब क्लास है वो है ऑक्टोकोरेलिया। ऑक्टोकोरेलिया का कैरेक्टर होता है, इनमें जो पॉलिप्स होते हैं, इन पॉलिप्स में 8 पिनेट जैसा, पिनेट का मतलब है फेदरी, पक्षी के पंख की तरह हॉलो टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो पॉलिप में यदि 8 फीदरी या पिनेट के समान खोखले टेंटिकल्स हैं, तो वो सब क्लास ऑक्टोकोरेलिया का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ऑर्डर है एल्सायोनेसिया। कॉलोनी इज ब्रांच्ड इनटू स्टाउट ब्लंट प्रोसेस। तो कॉलोनी में जो शाखाएं होती हैं वो ब्लंट होती हैं। ब्लंट का मतलब वो नुकीली नहीं होती हैं, उनके सिरे जो होते हैं वो राउंडेड होते हैं।
तो इस तरह की ब्रांच को कहा जाता है ब्लंट ब्रांच या ब्लंट प्रोसेस। और जीनस जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है एल्सायोनियम। आइए अब हम एल्सायोनियम के महत्वपूर्ण लक्षणों का अध्ययन करते हैं। पहला, एल्सायोनियम का जो सामान्य नाम है वो है डेड मैन्स फिंगर। दूसरा, यह मेराइन या समुद्री होता है, साथ ही साथ कॉलोनी और सीडेंटरी होता है, अचल होता है। तीसरा, यह विश्व के लगभग सभी समुद्रों में पाया जाता है। तो इस तरह एल्सानियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉस्मोपॉलिटन होता है, विश्वव्यापी होता है। चौथा है कॉलोनी एक स्टॉक तथा मोटी या थिक कोमल फेदर के समान भागों या सॉफ्ट फेदरी लोब से निर्मित होती है। पांचवा, पॉलिप्स सीनेनकाइम के जिलेटिनस मास में धंसे हुए होते हैं। सीनेनकाइम ये जो हिस्सा है, बीच का ये जो हिस्सा होता है, ये कहलाता सीनेनकाइम, जिनमें से केवल एंथोकोडिया, जिनको हम कहते हैं ओरल एंड्स ऑफ पॉलिप, ही बाहर निकले रहते हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें कि ये जो पॉलिप बाहर निकले हुए हैं, तो यह जो भाग है जिससे पॉलिप बाहर की ओर निकले हुए हैं, ये एंथोकोडिया कहलाता है। एंथोकोडिया ये पीले रंग के होते हैं तथा ये छोटे सितारे की तरह कॉलोनी के लोब्स में दिखाई देते हैं। तो ये जो स्टार जैसी रचनाएं इसकी कॉलोनी में, इनकी शाखाओं में बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है, इसे ही एंथोकोडिया कहा जाता है। प्रत्येक एंथोकोडिया के दूरस्थ सिरे पर, दूरस्थ सिरे का मतलब है जो बाहर का हिस्सा स्वतंत्र है, वही कहलाता है डिस्टल एंड या दूरस्थ सिरा। इस हिस्से पर एक ओरल डिस्क होता है और इस ओरल डिस्क के मध्य में माउथ होता है और यह माउथ 8 पिन्नेट, पिन्नेट का मतलब क्या, फेदरी, पंख की तरह नरम कोमल टेंटेकल्स के एक चक्र से घिरा रहता है। आठवां हम देखें स्केलेटन या कंकाल के बारे में। तो इनका जो कंकाल है, स्केलेटन है, वो स्पिक्यूल्स का निडिल या सुई की तरह रचनाओं से बना हुआ होता है और इन स्पिक्यूल्स का जो निर्माण होता है वो मीजोग्लिया के स्क्लीरोब्लास्ट सेल के द्वारा होता है। जैसा कि हमने कहा कि इनकी जो मीजोग्लिया होती है वो सेलुलर होती है, तो इसी मीजोग्लिया में जो सेल्स होती हैं जिनके द्वारा स्पिक्यूल का निर्माण होता है, इन कोशिकाओं को कहा जाता है स्क्लीरोब्लास्ट सेल। नौवां है प्रजनन काल में पॉलिप्स की जो मिजेंट्री हैं उनसे गोनेड विकसित होते हैं। इनमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। और 10वां हम देखें, इनके जीवन चक्र में प्लेनुला लार्वा बनता है जो किसी अन्य ठोस आधार पर मजबूती के साथ फिक्स होकर के बडिंग की प्रक्रिया के द्वारा फिर से एक नई कॉलोनी को विकसित करता है। इस चित्र में हम एल्सानियम की रचना देख सकते हैं। यह है एल्सानियम का बेस, जिसके द्वारा ये किसी चट्टान से मजबूती के साथ आजीवन चिपका रहता है। बेस के ऊपर का हिस्सा यह स्टॉक कहलाता है और स्टॉक के ऊपर का जो भाग है, जो मैसिव होता है, यह सीनेनचाइम कहलाता है। और इसी सीनेनचाइम्स में आगे की ओर बहुत सारी शाखाएं दिखाई देती हैं जिनको हम कहते हैं ब्रांचेस या लोब। यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, इसकी जो प्रत्येक शाखा होती है ये ब्लंट होती है, अनपॉइंटेड होती हैं, ये नुकीली नहीं होती हैं और इन्हीं शाखाओं से बाहर की ओर निकली हुई ये पॉलिप्स होती हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंथोकोडियम कहते हैं। यदि हम इन पॉलिप की रचना को देखें, एक सिंगल पॉलिप की रचना को देखें, तो हम ये पाते हैं कि इनके पॉलिप के स्वतंत्र सिरे पर टेंटेकल्स होते हैं और ये जो टेंटेकल्स हैं ये कैसे हैं, फेदर के समान हैं। इनमें बीच में एक एक्सिस है और इसमें लगी हुई दोनों साइड पर ये कोमल रेशेदार संरचनाएं हैं
और इन कोमल रेशेदार संरचनाओं को हम कहते हैं पिन्यूल्स। तो इस तरह इनके टेंटेकल्स ये विशेष तरह के होते हैं, फीदरी होते हैं, पिन्नेट प्रकार के होते हैं तथा इनकी संख्या 8 होती है। और सारे पिन्नेट टेंटिकल्स के मध्य में घिरी हुई एक छोटी सी ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को कहा जाता है माउथ। और यह माउथ एक बेस के ऊपर स्थित होता है, खुलता है, और इस बेस को या इस डिस्क को कहा जाता है ओरल डिस्क। यह माउथ पीछे की ओर स्टोमोडियम में खुलता है। तो इस तरह भोजन जो टेंटिकल्स के द्वारा माउथ में लाया जाता है वह स्टोमोडियम में प्रवेश कर जाता है और भोजन के ग्रहण के साथ ही साथ भोजन के पाचन की प्रक्रिया भी स्टोमोडियम में होती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 8 पिन्नेट टेंटिकल्स भी मौजूद हैं। तो ये संरचना होती है ऑक्टोकोरेलियन कोरल का, जिसके अंतर्गत हमने एल्सानियम का अध्ययन किया। ऑक्टोकोरेलियन कोरल का दूसरा उदाहरण है, यह है गोर्गोनिया। गोर्गोनिया का क्लासिफिकेशन इस तरह से है। यह भी फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है, जिनमें सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या प्रेजेंट होती है। क्लास है एंथोजोआ, अर्थात इनमें भी जो मीजोग्लिया हैं वो सेलुलर होती है, मीजोग्लिया में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तीसरा है सब क्लास ऑक्टोकोरेलिया। इनके जो पॉलिप होते हैं इनमें भी 8 पिन्नेट प्रकार के टेंटिकल्स होते हैं और ये टेंटिकल्स भी खोखले होते हैं, हालो होते हैं। ऑर्डर है गोर्गोनेसिया। गोर्गोनेसिया की विशेषता होती है कि इनकी जो कॉलोनी है वो ब्रांच्ड होती, बहुत ज़्यादा शाखान्वित होती है इनटू स्टाउट ब्लंट प्रोसेस, और इनमें मजबूत ब्लंट प्रोसेस भी पाए जाते हैं। तो कॉलोनी बहुत ज़्यादा विकसित है और इनमें ब्लंट प्रोसेस भी उपस्थित हैं। जीनस जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है गोर्गोनिया। गोर्गोनिया के महत्वपूर्ण लक्षण इस तरह से हैं। पहला, इसका सामान्य नाम सी फैन है। यह गोर्गोनिया दक्षिण अटलांटिक तथा वेस्ट इंडीज के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल समुद्रों में पाया जाता है। दूसरा, यह समुद्र में उथले पानी में चट्टानों पर मजबूती के साथ चिपका रहता है तथा यह कॉलोनियल होता है, यह कॉलोनी बनाता है। तीसरा, गोर्गोनिया की कॉलोनी यह हल्के पीले या लाल रंग की होती है तथा इसमें पौधे की तरह शाखाओं वाले तने भी होते हैं। जो मुख्य तना है यह छोटा तथा स्टॉक कहलाता है, जो बेसल डिस्क के द्वारा आधार या सबस्ट्रेटम से, जैसे चट्टान इत्यादि हैं, उनसे मजबूती के साथ जुड़ा रहता है। चौथा, कॉलोनी की शाखाएं ये चपटी तथा एक दूसरे से क्रॉस कनेक्शन के द्वारा जुड़ी रहती हैं तथा ये फैन का आकार देती हैं। पांचवा, इनकी शाखाओं से दोनों सतहों पर कई पंक्तियों में अनेक छोटे एंथोकोडिया। एंथोकोडिया का मतलब क्या है कि इनके जो पॉलिप्स होते हैं जो बाहर निकले हुए होते हैं वो रिट्रैक्टाइल, संकुचनशील होते हैं। तो इस तरह इनकी शाखाओं से दोनों सतहों पर कई पंक्तियों में अनेक संकुचनशील पॉलिप संलग्न होते हैं या पाए जाते हैं। छठवां है, प्रत्येक एंथोकोडिया या पॉलिप में 8 पिन्नेट टेंटिकल्स होते हैं। साथ ही साथ इनमें मध्य में माउथ होगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी और 8 गैस्ट्रिक फिलामेंट भी होंगे। साथ ही साथ इनमें मिजेंट्रीज या मसल की सेप्टा या फोल्ड भी पाई जाती हैं। और सातवां है, पूरी कॉलोनी तथा उनकी शाखाओं में गोर्गोनिन से बना, ध्यान दीजिएगा, गोर्गोनिन से बना एक लचीला एक्सियल रॉड होता है जो कॉलोनी को सपोर्ट देता है। इस चित्र में हम गोर्गोनिया का अवलोकन कर सकते हैं। ये इसका बेस हुआ, ये इसका स्टॉक हुआ, ये सारी ब्रांचेज हुई
और आप देखिए पूरी की पूरी कॉलोनी परफोरेटेड दिखाई दे रही है और इनकी दोनों सतह से पॉलिप निकली हुई होती हैं और इन्हीं निकले हुए पॉलिप को हम एंथोकोडिया कहते हैं। और ये पॉलिप कैसी होती हैं? संकुचनशील होती हैं। ये बाहर भी निकाली जा सकती हैं और वापस खींची भी जा सकती हैं। 9वां, गोर्गोनिया का जो कंकाल है वह कैलकेरियस अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। यह निडिल के समान, सुई के समान होता है, इसलिए इनको स्पिक्यूल कहते हैं। ये स्पिक्यूल मीजोग्लिया में धंसे रहते हैं। 10वां, इनमें सेक्स सेपरेट होते हैं। और 11वां है गोर्गोनिया का जो ड्राइड स्केलेटन है, सूखा कंकाल है, वह सजावट के काम में प्रयुक्त होता है। इस चित्र में हम गोर्गोनिया की संरचना को देख सकते हैं। तो जिसके द्वारा ये किसी आधार पर आजीवन मजबूती के साथ चिपका रहता है, यह पीडल डिस्क कहलाता है। और ये जो कॉमन ब्रांच है ये कहलाता है स्टॉक, और इस स्टॉक से बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं, इनको हम कहते हैं ब्रांचेस। और यह मेश जो जाली की तरह दिखाई देती हैं, और इन्हीं के बीच बीच में ये देखिए, इन्हीं के बीच बीच में ये होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, किसके लिए? एंथोकोडिया के लिए। और यहाँ पर अब देखिए ये छोटे छोटे जो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं छिद्रों से एंथोकोडिया या इनके जो पॉलिप होते हैं ये बाहर की ओर निकलते हैं। इन पॉलिप्स को इन्हीं होल्स के द्वारा बाहर निकाला भी जा सकता है और आवश्यकता अनुसार होल से भीतर खींचा भी जा सकता है। इनके पॉलिप की रचना हम देखें तो वो इस तरह से दिखाई देती है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पॉलिप में बीच में इनका माउथ है, और माउथ यह भी एक डिस्क के ऊपर आधारित है, स्थित है। इस डिस्क को कहा जाता है ओरल डिस्क। और माउथ के चारों ओर टेंटिकल्स का एक चक्र पाया जाता है, और टेंटिकल की संख्या 8 होती है। ये सारे के सारे टेंटिकल्स फेदर्स की तरह कोमल होते हैं, और इस तरह के टेंटिकल को पिन्नेट टेंटिकल कहते हैं। इसके बाद माउथ पीछे की ओर खुलती है स्टोमोडियम में, फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। तो इस तरह गोर्गोनिया के पॉलिप की एक पूर्ण संरचना हम देख सकते हैं। कंक्लूजन, कोरल के अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकलता है, आइए इसके बारे में हम देखें। पहला, कोरल समुद्री जंतु हैं जो कॉलोनियल होते हैं। दूसरा, कोरल कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जो प्लैंक्टन्स को, इंसेक्ट के लार्वी को तथा स्मॉल फिशेस, छोटी मछलियों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तीसरा, रंग, आकार और माप के आधार पर कोरल की सैकड़ों प्रजातियां विश्व में समुद्रों में पाई जाती हैं। चौथा, कोरल अनेक समुद्री जीवों के लिए आश्रय या शेल्टर के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा यह सुरक्षा, भोजन और प्रजनन का स्थान भी जंतुओं को देती है। पांचवा है, जो मेराइन इकोसिस्टम है या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में कोरल ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। छठवां है, जो मृत कोरल हैं, डेड कैलकेरियस कोरल्स हैं, ये ऑर्नामेंट तथा डेकोरेशन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। सातवां है, कोरल तथा अन्य कठोर समुद्री पदार्थों से बना एक लंबा संकीर्ण चट्टान नुमा संरचना, जिसका शीर्ष सामान्यतः समुद्र की सतह से ऊपर उठा हुआ या समुद्र की सतह के करीब होता है, यह कोरल रीफ कहलाता है। और अंतिम है, जलवायु परिवर्तन का कोरल के अस्तित्व पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस तरह जलवायु परिवर्तन कोरल के अस्तित्व के लिए खतरा है। क्वेश्चन नंबर, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं वो इस तरह से हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज कोरल? गिव एग्जांपल्स ऑफ कोरल। कोरल क्या है?
कोरल के उदाहरण दीजिए। दूसरा, राइट दी सैलिएंट फीचर ऑफ कोरल, कोरल के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। तीसरा, राइट दी स्ट्रक्चर ऑफ कोरल, कोरल की संरचना लिखिए या बताइए। चौथा, एक्सप्लेन हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कोरल स्केलेटन, कोरल स्केलेटन का निर्माण कैसे होता है या कोरल स्केलेटन का विकास कैसे होता है, एक्सप्लेन कीजिए। पांचवा, एक्सप्लेन दी सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइड्रोजोवन कोरल, हाइड्रोजोवन कोरल का उदाहरण देते हुए उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। छठवां, एक्सप्लेन दी सैलिएंट फीचर ऑफ ऑक्टोकोरेलियन कोरल, तो ऑक्टोकोरेलियन कोरल की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए या उसको समझाइए। क्वेश्चन 7, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ कोरल विथ एग्जाम्पल, ये ऐसे टाइप या निबंधात्मक प्रश्न है जिसमें कोरल के बारे में पूर्ण जानकारी देनी है, साथ ही साथ उनके उदाहरण भी देने हैं। और क्वेश्चन 8 है, राइट नोट्स ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला मिलीपोरा, दूसरा एल्सायोनियम और तीसरा है गोर्गोनिया। जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं वो इस तरह से हैं। थैंक यू। अपकमिंग वीडियो के लिए जूलॉजी अड्डा को सब्सक्राइब करें। और अपकमिंग वीडियो है स्नेक्स पॉइजन अपरेटस। थैंक यू।